आप लोगों को आवाज़, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? चलें जी, बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात को। और अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली दैट इज एक सेकंड, सिस्टम हैंग हो गया। चले जी, हम देखते हैं अब आगे। और हमने देखा था कि हमारे पास इनिशियल मेजरमेंट जो है वो तो होनी है कॉस्ट के ऊपर, ये हमने देख लिया। फॉर एग्जांपल, मैंने एक लैंड लिया 15 लाख रुपए का, मैंने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी 25 लाख रुपए की। तो मेरी बिल्डिंग जो है वो कितने की रिकॉर्ड हो गई? 4 मिलियन की। ये इनिशियल कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट जो है ये तो हमने सीख ली है, हमें इसका तो लग गया पता कि हम इसको किस तरह से मेजर करेंगे, हम किस तरह से लेके चलेंगे। लेकिन क्या ये बिल्डिंग खरीदने के बाद अगर मैं बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या बाद में कभी भी कोई एक्सपेंस नहीं होगा? ये बिल्डिंग खरीदने के बाद भी हमारे पास क्या हो सकते हैं? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। बिल्डिंग खरीदने के बाद भी हमारे पास क्या हो सकते हैं? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो हो सकते हैं। लाइक मैंने बिल्डिंग खरीद ली, मैं बाद में बिल्डिंग को पेंट करवा सकता हूँ, मैं बाद में बिल्डिंग को जो उसका प्लस्तर है वो करवा सकता हूँ। मैं ये बिल्डिंग मेरी एक फ्लोर थी, मैं बिल्डिंग के ऊपर न्यू फ्लोर जो है वो क्या कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। तो ये बाद में खर्चे हो सकते हैं। सवाल ये है कि जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हमने करने हैं, हमने इनका ट्रीटमेंट क्या करना है? ये जो ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमने देखना है। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स अगर हम देखें तो इसकी दो कैटेगरीज हमारे पास आएंगी। एक वो जिसको हम कह रहे होंगे कि ये है हमारी इम्प्रूवमेंट्स। क्या है? इम्प्रूवमेंट्स हैं, इम्प्रूवमेंट्स हैं, एडिशंस हैं, ये कहलाती हैं। मतलब क्या हुआ कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें कैपेसिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं, या हम कोई काम कर रहे हैं जिससे हमारी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये कुछ अखराजात होते हैं। अगर कोई भी अखराजात ऐसे हैं जिससे आपकी कैपेसिटी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो रिमेंबर ये खर्चे जो हैं क्या होने हैं? आपके कैपिटलाइज होने हैं। कैपिटलाइज का मकसद क्या है? हम आपको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। फॉर एग्जांपल, आपने एक मंजिला घर बनाया था, अब आपने 2 मंजिला घर कर दिया है, तो एक स्टोरी पूरी डेवलप की है आपने। जो स्टोरी आपने पूरी डेवलप की है वो खर्चा है आपका, आपकी स्पेस बढ़ गई है, तो दूसरी मंजिल डालने पे जो भी खर्चा आया होगा वो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बन रहा होगा। फिर दूसरा आता है हमारे पास जो डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे इसमें आ जाती है हमारे पास रिपेयर,
मेंटेनेंस, वारंटी, ओवरहॉलिंग, ये सारे खर्चे जो हैं, इस तरह खर्चे, इनको हम क्या करते हैं, ये हमारे हमेशा एक्सपेंस आउट होते हैं और इनको हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाकर बैठे होते हैं। तो एसेट खरीदने के बाद लाजमी नहीं है कि एसेट खरीद लिया कभी ज़िंदगी में खर्चा नहीं करेंगे, हम खर्चा कर सकते हैं, बट खर्चा करेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट्स या अगर एडिशन की हद तक है जिससे एफिशिएंसी बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, तो ये क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए। अगर वो डे टू डे रनिंग के लिए है, रोज़मर्रा के अखराजात के लिए है, तो फिर वो क्या होना चाहिए, आपका एक्सपेंस आउट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसे नोट कर लें जल्दी से। पेंट भी मेंटेनेंस में ही आएगा। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, आपके नेट का इशू है। आगे चलते हैं, ये हम सारा डिस्कस कर लिए। अब जब हम एसेट्स को खरीदते हैं तो उसकी जो बेसिकली हमने जर्नल एंट्री जो है वो हम क्या करेंगे, पास करेंगे, उसको हमने देखना है। तो जब भी हम एसेट खरीदेंगे और हमने पेमेंट कर दी है, मतलब ले ली है कैश में या बैंक में, तो एंट्री क्या होगी, हमारा नॉन क्रेडिट एसेट्स जो है वो डेबिट हो जाएंगे और मेरा कैश या बैंक जो है वो क्या होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये एंट्री जो है वो हम क्या करते हैं, पास करते हैं। और अगर हमने उधार पे एसेट लिए हैं तो हमारा नॉन क्रेडिट एसेट डेबिट हो जाएगा और पेएबल टू वेंडर्स जो हैं वो क्या हो रहे होंगे, क्रेडिट हो रहे होंगे। तो ये एंट्री हमारी किसकी पास होगी, ये एंट्री पास होगी हमारी उधार की, और ये एंट्री हम पास करेंगे जब हमने कैश के ऊपर जो क्या की है, अपने एसेट लिए हैं। उसके बाद अगर हमने एडवांस दे दिया लेकिन एसेट जो है अभी नहीं आए, आप एडवांस पहले दे आए हैं, तो एडवांस टू वेंडर्स डेबिट, कैश या बैंक क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। और फिर जब आपको एडवांस दे दिया था, एसेट मिल गए, तो एसेट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और जो आपने एडवांस अपना एसेट रिकॉर्ड किया था वो क्या हो जाएगा, आपका
रिवर्स जो है वो हो रहा होगा। तो ये आपकी कुछ बुनियादी एंट्रीज हैं जो हमने पास करनी है। अब आगे कहानी चलती है हमारी कुछ बेसिक कंसेप्ट अबाउट डेप्रिसिएशन। देखिए, एक असूल है कि मैंने एसेट खरीदा, व्हेनेवर वी बॉट एन एसेट, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक मशीन खरीदी है तो मैं एंट्री पास करूँगा, मेरा मशीन जो है वो अगर लाख रुपए की मशीन है, लाख रुपए की मशीन जो है मेरी डेबिट हो जाएगी, और मेरा बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। ये मैंने एसेट खरीद लिया। अब मुझे 2-3 चीज़ों का सोच कर जवाब देना है। कीप दैट इन योर माइंड। मशीन खरीदी है, एसेट है, लेकिन हमारे बिजनेस में से लाख रुपए गया तो है। हमारे बिजनेस में लाख रुपए कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। हमारे पास मशीन आ गई है, हम मशीन को यूज़ करते हैं, 1 साल चलाई, 2 साल चलाई, 3 साल चलाई, 4 साल चलाई। क्या जैसे जैसे मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या 4 साल के बाद भी मशीन की वैल्यू लाख रुपए ही होगी? कम होगी। दूसरा, क्या मशीन की एफिशिएंसी भी नई मशीन जैसी होगी? क्यों? जैसे जैसे हम मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमें साफ साफ तो पता है, हम मशीन को यूज़ कर रहे हैं, हम मशीन से बेनिफिट्स, हम मशीन से फ़ायदे जो हैं वो हासिल कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं, मशीन पुरानी होती जा रही है, उसकी एफिशिएंसी भी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब हम मशीन को इस्तेमाल करते हैं, हम जब मशीन को ख़रीदते हैं, हम उसे कैपिटलाइज कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हम मशीन को इस्तेमाल करते हैं, हमें इसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मशीन इस्तेमाल हो रही है, मशीन की वैल्यू में कमी हो रही है, तो इसको भी हमने क्या करना है, इसको भी हमने रिफ्लेक्ट करना है। तो जिस पैटर्न में हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, आई एम रिपीटिंग दैट, जिस पैटर्न में हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, हम उसी पैटर्न में क्या करेंगे, उनको एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे, ताकि मैंने अगर मशीन लाख रुपए की ली है, 10,000 का खर्चा किया, 10,000 का खर्चा शो करूँ, बिकॉज जो है वो क्या होगी, उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, मैंने इतने की मशीन इस्तेमाल कर ली है। तो इस अमल को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस अमल को हम डेप्रिसिएशन जो है वो कह रहे होते हैं। अब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन बेसिकली होती क्या है, इसके कंसेप्ट जो हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात आए तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन, दैट इज सिस्टमेटिक एलोकेशन। अगर आप इसको हाईलाइट करें, क्या है ये, सिस्टमेटिक एलोकेशन है, किसकी, किस चीज़ की, दैट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट की। किसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट की, एसेट की। किसके ऊपर, यूजफुल लाइफ के ऊपर। मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पर एलोकेट कर दो, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाती है। या इन अदर वर्ड्स, जो आपने अपना वेयर एंड टेयर हो रही है, आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी में, उसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, तो ये क्या होगी, डेप्रिसिएशन होगी। जैसे भाई साहब के पास रफाल तैयारे हैं, लेके आते हैं, वो डेप्रिशिएट नहीं होते, वो तो हम इम्पेयर कर रहे होते हैं, लेकिन आप जहाज उड़ा रहे हैं, चल रहा है, उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, आप क्या करेंगे, आप डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। अब जहाँ पे सिस्टमेटिक एलोकेशन की बात होती है, यहाँ पे हमारे पास मेथड्स आते हैं। जो हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास 4 मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड है, मशीन और मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं। तरीकेकार बताया है किस तरह हम एलोकेट कर रहे हैं। लेकिन क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट, अब डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला होता है
कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। नो व्हाट इज कॉस्ट, ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड करते हैं, इनिशियली मेजर करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कॉस्ट कहलाती है। इस कॉस्ट की मेजरमेंट जो है वो हमने बड़े तफसील में जो है वो डिस्कस की है कि हमने इस कॉस्ट को किस तरह मेजर करना होगा, क्या कुछ इसमें आ रहा होगा, वो हम बड़ा तफसील में जो है सीख के आ चुके हैं। ये जो है ना कॉस्ट हमारी, ये हम मेजर करते हैं हकीकत में। ये हम मेजर करते हैं किसमें, हकीकत में, एक्चुअल में। बाकी देखना क्या है, व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू, ये बेसिकली एक एस्टीमेट है। ये क्या है, एस्टीमेट है, अंदाजा है। क्या कि अगर मैं स्पेसिफिक एसेट लेके आया हूँ, अगर मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस्तेमाल होने के बाद अपनी जब लाइफ पूरी होगी इतने का बिक जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने एक एसी खरीदा और मुझे लग गया पता कि यार ये एसी जो है वो सिर्फ चलना है मेरे पास 5 साल। 5 साल के बाद मैं इस एसी को इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो मैं आज के दिन मैं डिटर्मिन करूंगा कि 5 साल के बाद मैं इस एसी को चला के बेचूंगा तो कितने का बिक जाएगा, वो क्या होगी, इसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी। तो फ्यूचर एस्टिमेट है ये। किस तरह डिटर्मिन करते हैं, बड़ी आसान सी चीज़ है। हम 5 साल सेम इसी हालत का चला वैसे ही पकड़ेंगे, जाके मार्केट में कीमत लगवा देंगे, चलने का पता कि भाई इतनी ही हमारी रेजिडुअल वैल्यू जो है होनी चाहिए, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट लगा के हम डिस्काउंटिंग वगैरह करके कैलकुलेट कर लेते हैं। बट ये क्या है, रेजिडुअल वैल्यू है, आपने एस्टिमेट किया, आपको मिल जानी है। फॉर एग्जाम्पल आपने एसी लिया कितने का, 2 लाख रुपए का, और आपको पता है कि आपने 5 साल चलाना है। 5 साल चलाने के बाद आप इसको बेचेंगे, आपको लग गया पता कितने का बिक जाएगा, 50,000 का। अब इसको ध्यान से देखो, 2 लाख का तुम लोग आज लोग ले रहे हो एसी, आपको पता है 5 साल के बाद आपको 50,000 मिल जाना है, तो सर कितने पैसे खर्च करने हैं, कितने का एसी खर्च होगा बताएं। 2 लाख का लिया है, 5 साल चलाएंगे, 5 साल के बाद 50,000 तो रिकवर हो जाने हैं, तो कितने का चलेगा, 1.5 लाख का। ये जो अमाउंट है ना, ये क्या कहलाएगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट कहलाएगी। कि सर ये वो अमाउंट है जिसको हमने क्या करना है, उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर एलोकेट करना है। अब क्या आपके पास आ गई, ये 1.5 लाख है डेप्रिशिएबल अमाउंट। इस 1.5 लाख को आप एलोकेट कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं, यूजफुल लाइफ कितनी थी, 5 साल, तो क्या आ जाएगा, 30,000। इसका मतलब आप हर साल 30,000 की डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, अपने एसेट की वैल्यू में से 30,000 जो है आप कम करते जाएंगे। इज दैट क्लियर।
जी जनाब, क्लियर है ये? तो इसमें ये है हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब इसमें है यूज़फुल लाइफ। तो यूज़फुल लाइफ जो है बेसिकली ये भी हमारा क्या होता है, एस्टिमेट होता है। यूज़फुल लाइफ का मतलब है कि हमने कितना चलाना है, कितने ईयर्स जो है हम इस्तेमाल करेंगे, इसी से यूज़फुल लाइफ। या कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है हम प्रोड्यूस करेंगे, दिस इज़ यूज़फुल लाइफ। हमने कितना चलाना है, हमने कितना चलाना है, दिस इज़ यूज़फुल लाइफ। एक आप टर्म इस्तेमाल करेंगे वो होगी इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है टोटल लाइफ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज एक एसी लेता हूँ, कंपनी वाले कहते हैं सर हमारा एसी 20 साल चलेगा, तो सर माइट बी 20 ईयर्स, इट्स द इकोनॉमिकल लाइफ। लेकिन मेरी बिजनेस की पॉलिसी है कि मैंने जो है अपना एसी 5 साल ही चलाना है, तो मेरे लिए यूजफुल लाइफ क्या कंसीडर होगी, 5 साल ही कंसीडर हो रही होगी। क्या होगी मेरे लिए ये, 5 साल ही कंसीडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? तो सर ये भी एस्टिमेट है और ये भी क्या होता है हमारा एस्टिमेट कंसीडर होता है। एस्टिमेट है, अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये चेंज हो सकता है, एक्यूरेट भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर चेंज होगा तो उसके लिए स्टैंडर्ड है हमारा IS8, वहाँ हम जाकर डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह इसको लेके चलना होता है। उसके बाद है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेट? एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना। नाउ व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? टोटल डेप्रिसिएशन कहलाती है। और व्हाट इज कैरिंग वैल्यू? कैरिंग वैल्यू को हम कहते हैं बुक वैल्यू भी। मतलब क्या हुआ कि हमारा एसेट अब हकीकतन कितने का है, कैसे निकालेंगे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू आ रही होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं एसी की। एक एसी है जी, उसकी कॉस्ट जो है वो 2 लाख रुपए, उसकी लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है, उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 50,000 है। हमने इसकी फाइंड आउट करनी है डेप्रिसिएशन, हमने फाइंड आउट करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हमने फाइंड आउट करनी है कैरिंग वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितनी है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट है 2 लाख रुपया। स्क्रैप वैल्यू कितनी है मेरे पास, स्क्रैप वैल्यू है मेरे पास 50,000 की। लाइफ कितनी है मेरे पास, 5 साल है, तो कितने की डेप्रिसिएशन, 30,000 जो है वो मेरी क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन बनेगी। इसका मतलब हर साल मैं इसको इतना इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब अगर हम देखें इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर हम इसकी आए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, तो फॉर एग्जांपल ये 2020 में लिया, तो 2020 की डेप्रिसिएशन कितनी आई, 30,000 आई। अब 2021 में अगर हम निकालें तो 2021 में भाई पुरानी कितनी बढ़ी हुई है, दैट इज 30,000। इस साल फिर डेप्रिशिएट हुआ, इस साल की कितनी आई है, दैट इज 30,000। टोटल कितनी होगी हमारे पास, 60,000 होगी। फिर अगर हम 2022 में आए तो पुरानी कितनी बढ़ी हुई है डेप्रिसिएशन, पुराना जी 60,000 तक डेप्रिशिएट हो चुका है। इस साल कितना करना है हमने, दैट इज 30,000 करना है, कितना आएगा, दैट इज 90,000 आएगा। फिर 2024 में 23 में आ रहे हैं, पुरानी कितनी बढ़ी हुई है, दैट इज 90,000। इस साल कितनी बनती है,
दैट इज 30,000। कितना बन गया? 1,20,000 बन गया। आखिरी साल पे आ जाए आप, 2024, टोटल कितना डेप्रिसिएट कर चुके हुए हैं? 1,20,000। इस साल कितनी करेंगे? 30,000। टोटल कितनी आ जाएगी? 1,50,000 आ जाएगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि भाई आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी थी? 1,50,000 थी। आपके डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? 2,50,000 1,50,000। तो एट द एंड आपकी 5 साल के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर ही होनी चाहिए। और अगर हम कैरिंग वैल्यू निकालने की बात करें, अगर हम बात करें इसकी कैरिंग वैल्यू की, तो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब कॉस्ट हमारी सेम है, बेशक 2021 की बात कर लें, 20 की बात कर लें। अगर आप देखें 2020 है, हमारे पास 21 है, हमारे पास 22 है, हमारे पास 23 है, हमारे पास 24 है। तो भाई कॉस्ट तो हमारी चेंज नहीं हो रही, कॉस्ट तो हमारी सेम है। यहाँ पे कितनी कॉस्ट थी? 2,00,000, इधर भी 2,00,000 हम लिख देंगे। तो आपकी कॉस्ट जो है वो तो सारी की सारी कांस्टेंट रही है, उसमें तो कोई तब्दीली किसी किस्म की नहीं आ रही, आपने यहाँ पे लिख दी है कि ये क्या है, आपकी कॉस्ट है। इसमें से हम लेस करवाएंगे अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहले साल कितनी थी? 30,000 थी, हमने यही लेस करवा दी। सेकेंडरी कितनी है? 60,000 है, हम क्या करेंगे? यही लेस करवा देंगे। थर्ड ईयर कितनी है? 90,000 है, हम क्या करेंगे? ये लेस करवा देंगे। फोर्थ ईयर कितनी है? डेट इज 1,20,000 है। और फिफ्थ ईयर कितनी है? डेट इज 1,50,000 है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, कितनी बनी? 1,70। ये कितनी बन गई? 1,40। ये कितनी बन गई? 1,10। ये कितनी बन गई? 80। और ये कितनी बन गई? 50,000 बन गई। एक चीज़ याद रखना, जब आपकी लाइफ एंड होगी, जो भी आपकी यूजफुल लाइफ है, जब वो आपकी एंड हो रही है, तो अमूमन क्या होता है? कैरिंग वैल्यू शुड बी इज इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू। हमने कहा था कि हमने 5 साल के बाद कितने का बेचना है? 50,000 रुपये का। ये हमने एस्टिमेट किया था, मेरी कैरिंग वैल्यू भी कितनी आई है? 50,000 ही आ रही होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ लगी इस चीज़ की?
जी जनाब, कर लिए नोट, आगे चलें। तो जैसे ये सवाल है, इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे पहले देख लेते हैं हमारे पास मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। हम सबसे पहले उनको यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तीसरा सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, और चौथा जो है वो हमारा मशीन और मेथड जो है वो कंसिडर होता है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फीचर या ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब आप ऐसा एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप कोई ऐसे एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बेनिफिट्स कांस्टेंट हैं, जिसके बेनिफिट्स फिक्स हैं, तो आप उसको उसी पैटर्न में क्या करेंगे, डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। जैसे बिल्डिंग है, तो इसका सबसे बड़ा फीचर्स क्या है, इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो क्या आती है, आपकी सेम आती है, उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, डेट इज डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय आप करेंगे यूजफुल लाइफ के ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ रही होगी। ये जो भी हमने सारा कैलकुलेट किया है, दैट वाज ऑल अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने उसको स्ट्रेट लाइन मेथड के ज़रिए जो है वो क्या किया है, सारा कैलकुलेट किया है। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। या अगर आप रेट से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, आप कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, तो आपके पास स्टिल क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगर रेट आपके पास गिवन नहीं है, तो रेट निकालने का फॉर्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रेट आ रहा होगा। इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है कि आपकी इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो हर ईयर की क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है ये? जी जनाब, क्लियर है ये सवाल पढ़ के बताएं, कर लेंगे एवरीवन? जल्दी से सॉल्व करें, बताएं क्या आता है आंसर, बताएं डेप्रिसिएशन क्या आती है, शाबाश जल्दी करें। सही हो गया, सही निकाला जवाब। इसका बताएं क्या जवाब होगा।
कहते हैं द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन एंटिटी इज 1 जनवरी तो 31 दिसंबर। एसेट परचेज किया 1 मई को 60,000 का, उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है और एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 है। हमें डेप्रिसिएशन निकालनी है और रिक्वायरमेंट में व्हाट विल बी द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन इफ अ प्रोपोर्शन ऑफ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज। जितने जितने महीने इस्तेमाल करोगे उतने माह की डेप्रिसिएशन निकालनी है ना आपने। लेकिन आपने 60,000 रुपये का एसेट लिया, लाइफ कितनी है 5 पे है, डिवाइड किया। अब आपने मई में लिया तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8/12 करें, 8 महीने के बताएं क्या डेप्रिसिएशन आती है। दैट इज 8,000। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला मेथड जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ तक क्लियर है। बाकी के 3 मेथड जो हैं उनको ज़रा फिर हम कल डिस्कस करते हैं और फिर हम ऑनवर्ड मूव करते हैं। कल 3 मेथड डिस्कस करके फिर हम मूव करेंगे टूवर्ड्स डिस्पोजल। उसने फुल ईयर का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कहते हैं अपनी रीडिंग थोड़ी सी बेहतर करें आप लोग। उसने कहा है प्रपोर्शन ऑफ अ फुल ईयर। प्रपोर्शन का मतलब है परसेंटेज, कि भाई साल में जितना इस्तेमाल हुआ है उतना लिखें। आपने वो प्रपोर्शन का वर्ड पढ़ा ही नहीं है, वो वर्ड तो पढ़े उसने क्या इस्तेमाल किया है। टेस्ट बस आराम से कवर होगा, आपको टेंशन किस चीज़ की है। अभी तक तो हम ITI कर रहे हैं बेचारे, अभी जब हम डिस्पोजल शुरू करेंगे फिर जो है मज़ा आएगा कहानी R1 की। ठीक है जी। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट दिया हो लाइफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनवर्स ले लें, वो 1/, यूजफुल लाइफ है। आप रेट का रिवर्स ले लें, आपके इनवर्स ले लें, आपके पास आ जाएगी लाइफ कितनी बनती है। वो तो मैथमेटिक है बेसिकली। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। हम कल रिमेनिंग मेथड्स करेंगे। कल फिर हमारी सारी कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी, उसके बाद देन वी विल डायरेक्टली जंप टू द डिस्पोजल जो हमारा पहला मेन टॉपिक होगा जो R1 से मुंसलिक होगा। अल्लाह हाफिज़।